जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर 370 और स्टेटहुड का मुद्दा उठाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकिफ दोहराया है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर में कोई खास तब्दीली नहीं हुई है, साथ ही दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड की बहाली के लिए सरकार और अवाम 5 साल इंतजार नहीं कर सकती है। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मरकज के साथ चल रही बातचीत के बेहतर नतीजे सामने आएंगे और 2025 में जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल होगा। उमर ने कहा है कि आधे अधूरे अख्तियारियत से कोई भी हुकूमत काम नहीं कर सकती है और ये तजुर्बा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने वजीर आला पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। जेडीयू के सूबाई सदर GM शाहीन ने कहा है कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में नुमाया तब्दीली आई है। वहीं बीजेपी तर्जुमान ने कहा है वजीर आजम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में जितनी तरक्की हुई है उतनी 70 सालों में भी नहीं हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका दिफा करते हुए वजीर आला ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है। ये यहाँ के कश्मीर के हर किसी बाशिंदे को इस टाइम पे मालूम है कि जिन हालातों से जम्मू कश्मीर गुज़र रहा है वो जिस ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं और जिस दिल की दूरी की बात कर रहे हैं, अभी तक उसमें कोई सुधार आया नहीं है। बिकॉज़ जिन लोगों को यहाँ की कमांड संभालनी थी, जिन लोगों को मैंडेट मिला है यहाँ पर रूल करने का, उन लोगों को उन सब चीज़ों से स्ट्रैटेजिकली दूर रखा जा रहा है और उसी की तर्जुमानी कल उमर साहब ने उस इंटरव्यू में की कि जम्मू कश्मीर में अगर मामलात ख़राब हुए वो इन्हीं लोगों की वजह से हुए। अभी आफ्टर एब्रोगेशन 2019 जिस हिसाब से G20, जिस हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री, जिस हिसाब से टूरिज़्म जम्मू कश्मीर की तरफ रुख हुआ, तो वो तो साफ जाहिर होता है कि अमन पीस हुआ तभी ये सब चीज़ें। ऐसा कोई बात जो क्लेम उमर साहब कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। और इनने तो इससे पहले भी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, यहाँ तक कि 2019 एब्रोगेशन के बाद उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने के लिए नहीं रहेगा। तो ये गलतफहमी के शिकार है, लोगों ने साबित करके दिया। अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पीस है और लोगों ने इस पीस को सराहा है और पीस चाहा भी। जिस तरह से हमारी इकानमी 2019 के बाद स्ट्रांग हुई, टूरिस्ट यहाँ आए और जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का हो, होटलियर का हो या रेडी वाले या ऑटो वाला, उन्होंने भी बहुत अच्छी काम की 2019 के बाद। और आज के डेट में कश्मीर का शहरी यही अमन चाहता है जो अमन इंस्टॉल किया नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में। खासकर मैं कश्मीर की बात करता हूँ, जहाँ उमर साहब की बात है, देखिए उमर साहब कहीं ना कहीं अपनी जो बातें उन्होंने की है उनसे वो मुंह फेर रहे हैं और अब दूसरे इश्यूज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जदीवाला और हजरतबल के MLA तनवीर सादिक और सलमान सागर ने PDP और दीगर इलाकाई पार्टियों की तनकीद करते हुए कहा है कि जमातों से पूछना चाहिए पिछले 10 साल में इनकी लीडरशिप में क्या किया गया है। तनवीर सादिक ने कहा है कि इनकी हिमायत से ही जम्मू कश्मीर में BJP को मजबूती मिली है। हंदवाड़ा MLA सज्जाद गनी लोन की जानिब से पेश प्राइवेट बिल पर सलमान सागर ने कहा है कि सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि सदन में मुल्क मुखालिफ कोई भी तशवीश पेश न हो। ये दोनों मिले हुए हैं BJP और PDP, कोई लोगों के काम नहीं करने देना चाहते हैं। जानबूझ के ये महबूबा जी यहाँ से चिल्ला रही है, इतने साल हुकूमत में थी, क्यों नहीं किया कोई ऐसी चीजें। यहाँ से BJP वाले पिछले 10 साल से उनके हाथ में हुकूमत है, 5 साल से तो पूरा 6 साल से तो LG सरकार थी, यहाँ BJP की सरकार थी। तो क्यों नहीं हम तो उनको सवाल पूछेंगे कि पिछले 6 साल से उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। यहाँ जिस दहान पे हम हैं वो उन्हीं की देन है। और आज अब PDP अपने आप को होलियर देन दाऊ समझती है, अपने आप को अब बहुत बड़ा ये बनाना चाहते हैं। बट मेरा सवाल उनसे ये होगा कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं कोई बात की जब वो वजीर आला थी। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और जो क्वालिफिकेशंस होगी किसी बिल को पेश करने में, वो स्पीकर सब देख लेंगे। उसके लिए स्पीकर है हाउस में, वो कानून देखते हैं। वहाँ एक टीम बैठी है कानूनदानों की जो बिल टेबल करने के टाइम देखते हैं क्या है। उसके बाद लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है जो इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई बिल ना आए जो खुदा न खास्ता एंटी नेशनल हो। तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए और सनसनीखेज बनाने के लिए लोग बोलते रहते हैं, हमें उसका कोई ये नहीं।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस प्रोग्राम में मीर फाइज उमर फारूक के ससुर की नमाज जनाजा जामा मस्जिद में पढ़ने की इजाजत देने का भी मामला उठाया। बता दें कि पीडीपी कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसकी तनकीद की थी। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और यूडीओ सूबाई सद ने कहा है कि वज़ीर आला गैर जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स जमीनी हालत को बेहतर तौर पर समझते हैं और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कहना है कि जब तक चुनी हुई सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं आती है तब तक हालात में बेहतरी नहीं हो सकती। जहाँ तक उमर साहब कह रहे हैं कि ताले लगाना, देखिए सिक्योरिटी की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है और हर किसी की सेफ्टी, हर किसी की सिक्योरिटी ये एजेंसियों को देखना है। उमर साहब का जिस तरह आप मौलवी उमर फारूक की बात करें, देखिए बार बार आपने देखा पिछले हालात, यही वो जामिया मस्जिद है जहाँ अफजल पंडित की लिंचिंग हुई है और भी बड़े इंसिडेंट हुए हैं वहाँ। अब हालात क्या है, किस तरह से आगे आने वाली, एजेंसियाँ जानती हैं और एजेंसियाँ ही कभी उसको बंद करती है। हमें एजेंसियों का सपोर्ट करना चाहिए, उन पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। एजेंसियों की काम है जम्मू कश्मीर में अमन कायम करना और उन्होंने अमन कायम कर दिया 2019 के बाद। जहां उमर अब्दुल्ला की सोच खत्म होती है वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचना शुरू करती है। सब बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। पैलेट्स के शिकार हुए, हड़ताल है, बाकी सब चीजें। जब इनका सरकार जब रही स्टेटहुड के अंडर, जब ये लोग काम कर रहे थे, उन दिनों में कितने लोगों की डेथ हुई, कुछ हिसाब लगा दे, कुछ अंदाजा है इन लोगों को। ये जो आज बता रहे हैं ये सब चीजें बिल्कुल बेबुनियाद है। एक इंसिडेंट उमर साहब ने कोट किया, मीर वाइज उमर फारूक के फादर इन लॉ गुजर गए थे और उनका फातिहा पढ़ना था। तो अगर ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनको फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं देगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अभी तक श्योर नहीं है कि उनको उनकी जो सिचुएशन है, जो नॉर्मल सी की बात कर रहे हैं, वो खुद श्योर नहीं है। स्टेटहुड रेस्टोर ना होने का मतलब यह है कि पुलिस महकमा जो है वो बराह रास्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम डिपार्टमेंट के अंडर है। तो उसमें लोग जो है अभी साइकोलॉजिकली एक दबाव में है। वो समझते हैं कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता, जब तक पुलिस महकमा यहाँ की चुनिंदा सरकार के अंडर नहीं आता, तब तक वो रिप्रेशन और ऑपरेशन और सप्रेशन का जो माहौल है वो क्लियर नहीं होगा। पार्टी मिनिस्टर पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आदर्श गुप्ता जुड़ गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर रमेश राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है केसर टीवी में। रमेश, आप सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासत में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है और इस दौरान अब उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि 370 घटने के बाद कोई खास तब्दीली जम्मू कश्मीर में नहीं देखी गई है। हालांकि अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, खासतौर पर बीजेपी की, तो उनकी तरफ से इस बयान को गुमराह करने वाला बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा, आपने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दे दिया। थैंक यू सो मच। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिकायतें हैं, ये बहुत पहले की हैं। ये कोई थोड़ी आज की शिकायत है, आज पहली बार वो शिकायत कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चंद साल पीछे जाना होगा, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल पार्टीज मीट यहाँ पर कश्मीर में रखा था अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस वक्त को कोई 30-35 साल, मुझे शायद याद है 80s के दशक में जब फारूक साहब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त एक बैनर ऑफ रिवोल्ट लगा था यहाँ पर अपोजिशन मीट करके अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस दिन को लेके अब तक लगभग 40-45 साल हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे उंगलियां उठाते हैं। अगर सरकार हिंद छींक भी मारती है तो कश्मीर में जुकाम आ जाता है, साहब यहाँ पर इन्होंने ऐसा कर दिया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आज की डेट में काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जो अभी आजकल बता रहे हैं कि जो मौलवी उमर फारूक साहब के फादर इन लॉ जो थे, जो फौत कर गए चंद दिन पहले, और J&K सरकार ने उनको वहां पर फातिहा जनाजा जामा मस्जिद में नहीं कर दिया। ये क्या एक इंस्टेंट डिसीजन है? ये डिसीजन है, इट्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी इनपुट्स। जब तक सिक्योरिटी इनपुट्स नहीं आए होंगे तब तक वो थोड़ी ऐसे करेंगे कि एक जियाजत बाशऊर आदमी का जो जनाजा हो कि वहां पर ना पड़ा जाए, एक रेस्पेक्ट बॉडी को ना दिया जाए। इसके बाज़ाब्ता सिक्योरिटी इनपुट्स रहे हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी बारीकी से जायजा किया होगा और इसके चलते हुए उन्होंने वहां पर मनाही की
होगी। और इस चीज को एक पॉलिटिकल हथियार बनाना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स बनाना, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि नंबर एक, अभी चंद साल पहले, मुझे लगता है मुश्किल से 7-8 साल या 10 साल हुए होंगे, जब मोहम्मद अफजल पंडित वहां पर कत्ल कर दिए गए। क्यों? उनके पेज पे लिखा था पंडित, और लोगों को आइडिया आया कि शायद ये कश्मीरी पंडित जो डीएसपी थे, उसको मॉब लिंचिंग वहां पर वो भी वहीं पर हो गई जब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के आए। और दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो हमारे साथ अभी को पैनलिस्ट है उनको याद होगा, जो कनिजंग मीन स्टोन पेल्टिंग, जो अभी काफी चर्चा में हुआ था। चंद साल पहले लोग स्टोन पेल्टिंग करते थे, मर जाते थे। ये स्टोन पेल्टिंग इन चंद सालों की इजाद नहीं है। स्टोन पेल्टिंग बहुत जमाने का एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो टेरर था वो इस्तेमाल किया जाता था, और खास तौर पे डाउनटाउन में जब जुम्मे की नमाज होती थी, और उन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस को शेर कहा जाता था, और जो डाउनटाउन में लोग रहते थे उनको कहते थे बकरे। और ये शेर बकरा जंग जो है, इसकी मानसिकता नहीं गई है, और ये मानसिकता आज भी वहां पर प्रिवेलेंट है। और जो स्टोन पेल्टिंग है वो एक उसका एक्सप्रेशन, जो रेमिनेंट एक्सप्रेशन है, वो कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन पे आगे भी आ सकता है। और कहने की बात ये है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी, मैंने कल भी उनका डिबेट सुना था कि जो पीस कश्मीर में है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो फोर्स की हुई पीस है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने पोल प्रॉमिसेस किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में सरकार बनाने से पहले, कहीं ना कहीं वो अनएबल है उन पोल प्रॉमिसेस को कंप्लीट करने के लिए, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको जीतने के लिए। क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट पे ही सरकारें बनती है, पब्लिक ट्रस्ट पे ही सरकारें गिरती है, पब्लिक ट्रस्ट पे ही सियासत बिल्ड हो जाती है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये पब्लिक ट्रस्ट उनसे धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और लोगों की जो आकांक्षाएं थी, लोगों की जो होप्स थी, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हुआ ये, और महबूबा जी जो अब डंके की चोट पे चला रही है कि साहब ये जुल्म हुआ, ये ऐसे हुआ, मैं एक सिंपल सा सवाल महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि वो भी सरकार में थी, उनके मरहूम फादर मुफ्ती साहब वो भी सरकार में थे, एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स चला रहे थे, उन्होंने क्या किया उन 5 सालों में? वो भी अपना लेखा जोखा तो दे दे, वो भी अपने लोगों के सामने कहे कि साहब हमने ये किया, हमने ये किया। उनके पास क्या प्रोग्रेस कार्ड है कि जो वो अब चला रही है कि साहब ऐसे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो ये जो मिला के जो पॉलिटिकल कल्चर कश्मीर में इवॉल्व हुआ है 1947 के बाद, ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी सेंटर, मरकज के एंटी हुआ है ये पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स की जो मानसिकता है वो हमेशा एंटी सेंटर रहेगी, वो हमेशा यही दर्शाएगी कि साहब मरकज हमारे से सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो इसके चलते हुए एक बहुत कॉमन जो आजकल जो डिस्कशन हुआ है, जो परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि हम तो सब कुछ करते साहब, लेकिन स्टेटहुड हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते हुए ये स्टेटहुड क्या वो लड्डू है जो हम मुंह में डालेंगे? स्टेटहुड थोड़े ही ऐसे ग्रांट किया जाता है। जिस वक्त सरकार हिंद ने स्टेट से इसको यूटी बनाया था, वो थोड़े ऐसे किसी बस इमोशनल डिसीजन हो गया ऐसे किया। जब तक उनके पास इनपुट्स नहीं थे, जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज, क्योंकि कश्मीर इज अ बॉर्डर स्टेट, और कश्मीर बॉर्डर स्टेट के अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी ऐसी चीजें हैं कि ये टेरर स्टेट है, टेरर इन्फेस्टेड स्टेट है। वहां पर सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी, इंडियन सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और जो सिविलिटी और सिविल सोसाइटी के बचाने के लिए इकदाम करने जाते हैं, और तभी सरकार हिंद ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिस्ट लेके कर दिया। और तब ठीक है रमेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आदर्श जी का भी रुख कर लेते हैं। आदर्श जी, क्या लगता है आपको, इस तरह बीच में ये बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया है, कहीं ना कहीं ये मरकज की नीतियों और काम पर सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ ये भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दहशतगर्दी का भी खात्मा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ तक उमर अब्दुल्ला का प्रश्न है कि वो हर कदम आप फूक पर रख रहे हैं, क्योंकि बड़ी देर के बाद हुकूमत हाथ में आई है और उनका बिल्कुल इस चीज के ऊपर खास ध्यान है कि वो केंद्र के साथ किसी किस्म की वो नाराजगी नहीं करना चाहते।
उनके दिल में भी अगर कोई बात है कि लोगों के लिए कुछ काम करना है तो काम तभी हो पाएंगे जब केंद्र के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन बीच बीच में जो ऐसे राजनीतिक बयान जो दे देते हैं जो जिसको लेके आप कहें कि उकसाने वाली बात होती है, तो शायद ये उनकी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि ऐसा कुछ ना कुछ कहना। 370 के बाद क्या नहीं हुआ यहाँ पे, कितनी परिस्थितियां, कितनी स्थिति बदल गई है। अभी मेरे को पैनलिस्ट बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पत्थरबाजी थी वो खत्म हो गई। आपने टूरिस्ट देखो, खुशहाल हो गया कश्मीर, कितना टूरिस्ट यहाँ पे आया है। G20 का यहाँ पूरे वर्ल्ड ने आके यहाँ पे देखा है, हर चीज अब चेंज आई है। यहाँ पे कैलेंडर उनके चल रहे हैं, यहाँ पे दुकानें नहीं बंद हो रही, यहाँ पे रोज हड़ताल नहीं हो रही, यहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं बंद हो रहे। पत्थरबाजी तो बहुत दूर की बात रह गई है। लेकिन इन हालात के बदलते हुए हालात में अगर कश्मीर जो है अपने आप को, कश्मीर वो सेटल करना चाहता है, अपने आप को दूसरी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो उस बीच में ऐसे जैसे बिना मतलब के, बिना ऐसी चीज के कोई ना कोई बयान दे देना जिसमें फिर नफरत की दीवार को फिर से दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। कश्मीर के अंदर जो स्थिति इस वक्त है, आप भी अच्छी तरह देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। अगर किसी अंधे को भी कहा जाए ना कश्मीर के 370 के बाद क्या स्थिति बदली है, वो सब दिखाई देगा, उसको अंधे को भी दिखाई देगा। लेकिन शायद इनकी एक राजनीतिक मजबूरी है, क्या पॉलिटिकल उनकी मजबूरी है कि उन्होंने इस बात को लेके कुछ ना कुछ कहना ही है। लेकिन जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है मीर आवाज के, उनके जो फादर की जो नमाज का, तो ये भी एक मानवता के आधार पर, तो उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है वो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि वो होना चाहिए मानवता के आधार पर। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, उनकी रिपोर्ट्स जो है वो इनसे ज्यादा, क्योंकि अभी तो इनके पास होम डिपार्टमेंट है नहीं इनके पास, इसलिए इनके पास इतनी जानकारी नहीं है कि अगर वहां पे ऐसी परिस्थितियों में कोई नमाज अदा की जाती है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हो सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, उसके पास ज्यादा इनपुट्स, और वो नहीं चाहते हैं कि जब कश्मीर के अंदर जितने अच्छे हालात हैं उन्हें फिर से बिगाड़ा जाए। अब इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि बजट सेशन भी शुरू हो गया और बहुत सी बातें सामने आनी है और बहुत सी चीजों को, मसलों को हल करना है। इस दौरान इनको कोई भी ऐसी भी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि जो इनकी अपोजिशन है उनको भी मौका मिले कि वहां पे कोई ऐसी बात उठाने का, और ना ही केंद्र के साथ उनके कोई ऐसे हालात बिगड़े, ना ही कोई कश्मीर में अपने सुधरे हुए जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश करे। उनको दूर रहना चाहिए ऐसी चीजों को। लेकिन मानवता के आधार पर कोई बात कहते हैं, उसकी सराहना करते हैं हम, अच्छी बात है। अगर उमर साहब ने कहा है कि उन्हें इजाजत देनी चाहिए, लेकिन डिपेंड तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर करता है ना। हालात जो है उनके, वो ज्यादा जानते हैं इनसे ज्यादा। बिल्कुल। रमेश राणा जी, जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि मरकज और सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में संतुलन बनता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच ही बयान सामने आया। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि 2025 में ही वो स्टेटहुड की उम्मीद मरकज से कर रहे हैं, क्योंकि आधे अधूरे तरीके से कोई भी काम पूरी तरह नहीं हो पाएगा। और अगर ये भी देखा जाए तो आप कांग्रेस भी जानते होंगे कि कांग्रेस ने भी स्टेटहुड का मसले को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या स्टेटहुड का मसला जम्मू कश्मीर की आवाम भी चाहती है? देखिए, स्टेटहुड मिलता तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। लेकिन हम कुछ फेजेस, इसके स्टेटहुड के फेजेस हैं। पहले प्री स्टेटहुड फेज, प्री स्टेटहुड फेज में पहले एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टेट में स्टार्ट करना था, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिसके चलते हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हो गए, जिसके चलते हुए असेंबली इलेक्शंस भी हो गए, और एक चुनी हुई सरकार भी आ गई। और चुनी हुई सरकार के सामने एक्सपेक्टेशंस है लोगों के, और जो इन्होंने चुनावी वादे कर दिए हैं, चुनावी वादों में सबसे जो अहम वादा था कि वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट था, जिसके चलते हुए जो असेंबली आई थी और जिसके चलते हुए उसमें चर्चा भी हो गई थी, कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह भी पास हो गए थे, मरकज के सामने दिए गए। ये एक वो प्रोसेस है जो लोगों को दिखता है, जो हमें दिखता है, जो अखबारों में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक वो प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के चलते हुए आज जो J&K सरकार है, और जो J&K सरकार के वो क्लोज एडवाइजर्स होते हैं, इनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स, और जो होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो आपस में तालमेल रखे हुए हैं, वो आपस में इस चीज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि जो स्टेटहुड कैसे रेस्टोर किया। अभी हाल ही में अब आप देखेंगे, जैसे हमारे उमर साहब
चंद दिन पहले 10-15 दिन पहले वो दिल्ली आए थे, वहां पर गृह मंत्री जी से मिले थे, प्रधानमंत्री जी से मिले थे, पॉलिटिकल लीडर्स से मिले थे, सब लोगों से मिले थे, डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे। और वहां पर वो थोड़ी ही कॉफी पीने उनके पास गए थे, वहां पर वो चाय पीने थोड़ी गए थे उनके पास। वो तो एक सियासी एजेंडा लेके गए थे, सियासी मुद्दा लेके गए थे, जहां पर उनको एक अच्छा खासा एश्योरेंस मिला है, और वो अच्छे खासे एश्योरेंस के बाद लेके वहां पर आए हैं, ये लेके। और उसके बाद के जो आप स्टेटमेंट्स देखेंगे उमर साहब के, वो स्टेटमेंट्स और जो स्टेटमेंट्स 5 महीने पहले, 6 महीने पहले देखे, उनमें एक अच्छा खासा अंतर है। और जो कल भी उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं, बड़े गाइडेड स्टेटमेंट्स हैं। और जैसे मेरे पहले जो को पैनलिस्ट है, उन्हें बड़े अच्छी से बताया कि इनके पॉलिटिकल कंपल्शंस है। हम ये मानते हैं पॉलिटिकल कंपल्शंस, लेकिन जब सरकार चलानी हो, जब लोगों को बताना हो कुछ बात, मुझे लगता है वहां पर और भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर हम स्टेटहुड की डिमांड को ज्यादा खींचेंगे तो कहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होने की संभावना हो सकती है, कहीं वो टेररिज्म रिवाइव ना हो जाए, कहीं लोगों की जानों पे न बनाए। क्योंकि आज 35-36 साल के बाद जो कश्मीर में पीस आई है, इट हैज कम एट ए ग्रेट कॉस्ट। बहुत खून बहा है, जवानों का खून बहा है, लोगों का खून बहा है, और जो सियासत में टॉक्सिसिटी आ गई थी, वो हुई थी। तो इसके चलते हुए हमारे जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए वो प्रो पीपल स्टेटमेंट्स होने चाहिए, और वो स्टेटमेंट्स होने चाहिए जिससे भड़काव नजर ना आए, जिसमें ऐसी बातें ना नजर आए जिससे लोगों को लगे कि नहीं हमें फिर आना पड़ेगा या कुछ। अभी महबूबा जी ने जो स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, ये स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल भाषा की स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। पॉलिटिकल भाषा, जो पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है, बड़ी सहज होती है, बड़ी धीमी होती है, बट पावरफुल होती है। तो इसके चलते हुए जो मेरा मानना है वो ये है कि स्टेटहुड को चलते हुए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक पूरे पैरामीटर्स सामने आए, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे मैंने पहले भी बताया स्टेट का है सिक्योरिटी, और जब तक सिक्योरिटी कंसर्न्स किसी न किसी लेवल पे नहीं आ जाए, तब तक मुझे लगता है स्टेटहुड को रुकना और रोकना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आज भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और अगर जब तक ये सिक्योरिटी कंसर्न्स पुलिस कंसर्न्स तक न आ जाए, जब तक नॉर्मल पुलिसिंग वहां पर न आ जाए, तब जाके स्टेटहुड की बात सोची जा सकती है। जी बेशक। आदर्श जी, आपको लग रहा है कि स्टेटहुड का जो मसला है 2025 में वो पूरा होगा, जिस तरह उमर की तरफ से बयान सामने आया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सियासी दबाव के चलते भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान हो सकता है, क्योंकि पीडीपी भी तमाम इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाती आ रही है कि अपने यू टर्न ले लिया है या फिर अपने रुख से मुड़ गए हैं। वहीं दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने भी अब स्टेटहुड को उठाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब स्टेटहुड की बात तो चल रही है, जब से यहाँ पे यूटी बनी तब से स्टेटहुड की बात चल रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में यही बात कही थी कि हम हालात ठीक होते ही स्टेटहुड दे दीजिएगा। लेकिन इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको इस बात की तरफ देखना चाहिए कि उन्हें 10 साल के बाद मौका मिला है अपने लोगों के काम करने का। लोगों ने उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के उनको भेजा है, उनके आप एमएलए। हुकूमत किसकी बनी है उस बात को रहने दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, पीडीपी की बनती तो भी क्या था, भारतीय जनता पार्टी की तो भी क्या बनता। जिसकी हुकूमत नहीं है, अपोजिशन में भी है, वो भी उसके दिलो दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि मुझे काम करना है, वहां पे मुझे देखना है कि मैं पिछले 10 साल से मैं अपने जो वोटर्स है, जो अपने लोग हैं, उनका कोई काम नहीं करवा पा रहा। क्योंकि आपको पता ही है जम्मू कश्मीर एलजी की हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से हावी थे और लोगों की उन तक पहुंच नहीं थी, उनकी पहुंच नहीं थी। अब उनको अपने एमएलए के पास, अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंचने का वक्त आया है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपकी असेंबली शुरू होगी, असेंबली में तो आप इससे पहले की असेंबली में कुछ अच्छी बातें हो, आप पहले ही उनसे नेगेटिव बातें करना शुरू कर दी आपने। वो सारे वो जो वहां पे बिल जो है अभी आने नहीं है, प्राइवेट बिल जो है कितने 30 के करीब प्राइवेट बिल आपने इकट्ठे करके रख दिए, जबकि पहले गवर्नमेंट बिल होंगे। कौन कौन सा बिल आएगा वो पता ही नहीं, पहले ही डिस्कशन करना शुरू कर दी, पहले ही एक माहौल बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कि स्टेटहुड की बात करेंगे, स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे। स्टेटहुड की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, जो स्टेटहुड की जरूरत है, स्टेटहुड हमारा राइट है, हमें वापस मिलना चाहिए। ये किसने नहीं कहा, ये हर पार्टी ने कहा, इवन भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है स्टेटहुड हमें चाहिए, और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार यही कहा है कि समय आने पर स्टेटहुड वापस किया जाएगा। स्टेटहुड को एक स्टेटहुड का ही नाम लेके
हम प्रगति के पथ पर ना चले और आगे बढ़ने की ना सोचे, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने वोटर्स के साथ, अपने लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं। हम यही सोचेंगे कि उनके साथ ये एक धोखाधड़ी हो रही है, कोई काम आपसे करना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी सियासत को, अपनी राजनीति को सिर्फ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिनको सरकार बनाने का मौका मिला है वो काम ना कर सके, जिनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला वो लोगों के मुद्दे उछालते रहे, बिना ऐसे मुद्दे जिनका लोगों के साथ मकसद कोई नहीं है। आज जरूरत है, यहाँ पे बिजली की जरूरत है, आज जरूरत है पानी की जरूरत है, आज कश्मीर के अंदर बर्फबारी के कारण कितना नुकसान हो रहा है, कितनी मुसीबतें हैं, उसके बारे में बात कीजिए। स्टेटहुड तो मिलती ही जाएगा, स्टेटहुड कहाँ जाएगा? शराबबंदी जो है वो आपका एक अच्छी बात है, लाइए आप इसको, अगर मेंबर्स मांगते हैं, वहां पे बिल आता है तो उसमें हो सकती है। बाकी जो जितने भी आपके बिल है उसको लाइए, आप डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन करने के बाद जो भी होगा सामने आएगा। लेकिन इस बात को लेके हम यही कहें कि स्टेटहुड को लेके हम बैठे, हमारे काम नहीं हो रहे। बजट सेशन है, पूरे का पूरा बजट आपके पास है, एक सिवाय होम को छोड़ के सब कुछ आपके पास है, लाइए, लोगों के लिए काम कीजिए। ये सिर्फ एक बहानेबाजी, एक तोहमत लगा के बैठे रहना कि स्टेटहुड नहीं हमें मिल रहा, स्टेटहुड हमें मिलेगा, स्टेटहुड का ही एक रट लगाए बैठे, तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ अन्याय होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। आदर्श गुप्ता जी, रमेश राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।